Hello kids, this is video for the class 10th and this chapter is included history, the rise of nationalism in Europe. This is history's first chapter and in first chapter our first topic is the French Revolution and the idea of the nation. In this para, we discuss about the French Revolution and idea of the nation. During 19th century, nationalism emerged as a force which led the emergence of the nation state in place of multinational dynastic empires of Europe. मीन्स टू से यूरोप में जो पहले मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स चलते थे, मतलब बहुत ही अलग अलग तरीके के वंश के जो एक साम्राज्य चलते थे, उसके जगह पे नेशन स्टेट की एक जो फीलिंग्स थी वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स में आई, क्यों, जिसको हम नेशनलिज्म भी कहेंगे 19th सेंचुरी में. The French Revolution paved the way for modern nation state. French Revolution questioned the old monarchical order and encouraged the development of a popular nationalism. मीन्स टू सन फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो एक तरीके से न्यू था किसके लिए, मॉडर्न नेशन स्टेट के लिए. मतलब आज जो हम अलग अलग देशों को देखते हैं, पहले ऐसा नहीं था. पहले यूरोप में या फिर जैसे पहले हमारे कंट्री इंडिया में क्या था कि अलग अलग डायनेस्टी चलती थी, मतलब अलग अलग राजा हुआ करते थे, राजवंश हुआ करता था, सबका अपना साम्राज्य था, इस तरीके से था. अब जाके वो सब कुछ हट के एक कंट्री है, मतलब इंडिया एक कंट्री है जिसमें एक सेंट्रल पावर चलता है, एक गवर्नमेंट चलती है. फिर उस गवर्नमेंट के आधार पे उसके गवर्नमेंट के 3 टायर हैं रूल करने के, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इस तरीके से है. तो पहले ऐसा नहीं था. यूरोप में क्या था, अलग अलग वंश के लोग रहते थे, बहुत सी डायनेस्टीज चलती थी, उसके अपने एम्परर हुआ करते थे, ऐसा था. लेकिन 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग्स थी वो जब फोर्स में आई तो उसकी ही वजह से नेशन स्टेट बनना शुरू हो गया. किसकी जगह, मतलब नेशन स्टेट बनने का एक उदय हुआ किसकी जगह, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स की जगह यूरोप में. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, उसकी नींव थी. नेशन स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट की एक नींव थी, एक शुरुआत थी. फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्वेश्चन द ओल्ड मोनार्कियल ऑर्डर एंड द इनकरेज्ड द डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलर नेशनलिज्म. फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक प्रश्न था किस पे, जो पहले मोनार्कियल ऑर्डर थे, जो पुराने जो राजा के राजकीय आदेश थे, और प्लस इनकरेज किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने किसको, पॉपुलर नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद की फीलिंग्स को. राष्ट्रवाद की फीलिंग, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं. To emphasize the nation as a united community, the French Revolution introduced new ideas like la patrie, the fatherland, and le citoyen, the citizen, and a new French flag amongst the French people. Means to emphasize the nation as a united community, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब यूनाइटेड कम्युनिटी के रूप में द नेशन, मतलब एक ऐसा नेशन जो कि यूनाइटेड कम्युनिटी का हो, मतलब एक समुदाय का हो. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक नए विचार को, जिसका जैसे ला पैट्री मतलब द फादरलैंड, एंड ली सिटियोनी द सिटीजन, नागरिक, मतलब फादरलैंड और नागरिक. जैसे आज हम अपनी इंडिया को भारत माँ मानते हैं और हम उसके बच्चे, इस तरीके की फीलिंग्स हैं कि इंडिया क्या है, हमारी भारत माँ है और हम उनके बच्चे हैं. तो इस तरीके से फ्रांस में भी क्या माना गया, फादरलैंड माना गया फ्रांस को, और उस पे रहने वाले नागरिक को ली सिटियन, एंड ए न्यू फ्रेंच फ्लैग एमंग्स द फ्रेंच पीपल. और इस तरीके से एक न्यू फ्लैग, इसी विचारधारा का न्यू फ्लैग वो फ्रेंच लोगों के बीच में फहराया गया. इट इंट्रोड्यूस ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विथ यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन. इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक सेंट्रलाइज्ड
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, जो कि किसके साथ था, यूनिफॉर्म लॉ के साथ था, जो कि हर सिटीजन्स के लिए था। मीन्स टू से कि जो ये एक तरीके से आइडियोलॉजी थी ला पैट्री और ली सिटियोन की, वो एक जो विचारधारा थी वो इसकी थी कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा जिसमें यूनिफॉर्म लॉ होगा, एक समान कानून होगा और हर नागरिक के लिए होगा। रीजनल डायलेक्ट वर डिस्करेज्ड and French as spoken and written in Paris was accepted as a common language of country। जो रीजनल मतलब क्षेत्रीय डायलेक्ट थे, बोली थी, उसको जो है क्या किया, डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को स्पोकन बोला जाने लगा और रिटन किया जाने लगा पेरिस में, और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया कॉमन लैंग्वेज ऑफ द कंट्री का। Then our next point is Napoleonic Code। नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ख़त्म कर दिया था फ्रांस में डेमोक्रेसी को, बट ही इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिविल कोड ऑफ 1804 विच केम टू नोन एज द नेपोलियनिक कोड। कहने का मतलब नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को फ्रांस से ख़त्म कर दिया, बट वो जो एक सिविल कोड था 1804 का, उसको जो है इंट्रोड्यूस किया, मतलब उसको रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल में शामिल किया, विच केम टू नोन एज नेपोलियनिक कोड, जिसको बाद में नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाने लगा। द कोड रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. Guild system was removed and transport and communication system improved। मीन्स टू कहने का मतलब कि जो कोड था उसने पूरी तरीके से प्रिविलेजेस, जो एक विशेषाधिकार मिलता था सबको जन्म से ही, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि थर्ड स्टेट मतलब 3 स्टेट हुआ करते थे फ्रेंच की सोसाइटी में, जो फर्स्ट क्लर्जी, सेकंड नोबेलिटी और थर्ड में बिग बिजनेसमैन और फार्मर, पीजेंट्स, वर्कर्स आते थे। जो एक तरीके से टैक्स रहता था फ्रांस का, वो किसको चुकाना पड़ता था, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को चुकाना पड़ता था। फर्स्ट एंड सेकंड को प्रिविलेजेस मिलते थे विशेषाधिकार की। वो कहाँ पैदा हुए हैं, क्लर्जी की फैमिली में पैदा हुए हैं या नोबेलिटी की फैमिली में पैदा हुए हैं। तो नेपोलियन ने क्या किया था, उसने जो है इस तरीके से जो प्रिविलेजेस थे वो जो बेस्ड होते थे बर्थ पे, उसको हटा दिया। इस्टेब्लिश्ड किया इक्वालिटी को, समानता को, किसके सामने, कानून के सामने, कि कानून के सामने सब समान है। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी को लेके अधिकार था उसको सिक्योर किया। सिंप्लीफाइड किया एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को और फेडरल सिस्टम को ख़त्म किया। जो पीजेंट्स थे उनको जो है दास्ता से मुक्त किया, और उसके अलावा जो जागीर संबंधी ड्यूज थे उनसे मुक्त किया, मतलब जो उनको टैक्स पे करने पड़ते थे अपने जागीर के लिए किसानों को, उनसे मुक्त किया। गिल्ड सिस्टम वाज रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड। गिल्ड सिस्टम क्या, गिल्ड मीन्स एक तरीके से जो आपस में लोग एक दूसरे का सहयोग किया करते थे, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उस रिस्ट्रिक्शंस को हटाया और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी सुधारा। देयर वॉज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉज, standardized weights and measures and common national currency which benefited each and every section of society. There was establishment of universal law, मतलब एक तरीके से इस्टेब्लिश किया यूनिवर्सल लॉ को और स्टैंडर्डाइज्ड किया वेट और मेजर्स को। कहने का मतलब जो मापने का और वजन करने का एक माप तौल था उसको निश्चित किया, और कॉमन नेशनल करेंसी को निश्चित किया, जिससे कि प्रत्येक लोग और सोसाइटी के प्रत्येक सेक्शन जो है वो बेनिफिटेड हो।
नेक्स्ट हमारा है नेशनलिज्म इन यूरोप। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, duchies एंड cantons in mid 18th century whose rulers had their autonomous territories. They did not share a collective identity or a common culture. जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड ये डिवाइडेड थे पहले किंगडम्स में, ड्यूचीज़ में, कैंटोन्स में। इन मिड 18th सेंचुरी हुज रूलर हैड देयर एटोनमस टेरिटोरीज। कहने का मतलब जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड ये पहले कई राज्यों में, ड्यूचीज़ भी वही किंगडम का एक तरीके से सिमिलर वर्ड ही समझे। ड्यूचीज़ मतलब ड्यूक का राज्य है। ड्यूक मतलब कि इंग्लैंड के जो राजा हुआ करते थे उन्हीं को ड्यूक कहा जाता था, तो उनका राज्य मतलब ड्यूचीज़। तो इसी तरीके से कैंटोन्स का मतलब भी प्रांत या राज्य होता है। तो मिड 18th सेंचुरी में मतलब ये जो किंगडम्स में बटे थे जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड, ये अलग अलग किंगडम, ड्यूचीज़ और कैंटोन्स में बटे थे। और 18th सेंचुरी में रूलर्स जो थे उनका अपना जो है स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, दे डिड नॉट शेयर ए कलेक्टिव आइडेंटिटी आर ए कॉमन कल्चर। वो बिल्कुल भी अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर को शेयर नहीं किया करते थे, एक दूसरे से शेयर नहीं किया करते थे। सम इम्पोर्टेंट factors led to the rise of nationalism in Europe. These are the rise of new middle class, the spread of ideology of liberalism, the new spirit of conservatism, the Treaty of Vienna, the rise of revolutionaries. ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स मतलब नेशनलिज्म के राइज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो पहला है द राइज ऑफ न्यू मिडल क्लास, मतलब न्यू मिडल क्लास का